आई पे क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो एक्स एक्सिस था यहाँ पर उन्होंने वैल्यू ली किसकी, करंट की। तो सबसे कम स्लो किसका है, R1 का, यानी ये रेजिस्टेंस सबसे कम है, वो रुक जाएगा। और इसी रुकावट को तो क्या बोला, रेजिस्टेंस। और लेंथ ज्यादा हो गई तो नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ जाएंगे, तो एटम्स इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ज्यादा आएंगे। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बड़े वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज में हम क्लास 10th साइंस के हर एक चैप्टर को वेल डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। हमने जो नया लेक्चर शुरू किया है वो किस पे था, इलेक्ट्रिसिटी पे। इसका जो लेक्चर 1 है, उस लेक्चर के अंदर हमने बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पढ़े हैं। अगर बेटा आपने लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखा है तो ये लेक्चर शुरू होने से पहले लेक्चर 1 देख के आओ। अगर आप लेक्चर 1 देख के आओगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेक्चर 1 को मैंने बहुत ज्यादा टाइम देके डिटेल्ड में समझाया है ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। लेक्चर 2 के अंदर हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओम्स के एक्सपेरिमेंट में। तो जॉर्ज साइमन ओम थे 1827, यानी आज से 200 साल पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट का जो सर्किट डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। उन्होंने क्या किया, एक रजिस्टर लिया, है ना, ये क्या है, एक रजिस्टर होता है, ठीक है। इस रजिस्टर को क्या किया उन्होंने, एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल से कनेक्ट किया। अब देखो क्या है, ये जो V होता है, मैंने बताया था कि ये वोल्ट मीटर होता है। V किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्ट मीटर को, है ना। अगर आप एक्टिविटी करोगे स्कूल के अंदर तो आपको दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में वोल्ट मीटर कैसा होता है। हम भी देखेंगे कि वोल्ट मीटर ऐसा कैसा होता है दिखने के लिए। अभी के लिए याद रखो कि जो डिवाइस है वो क्या है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को क्या किया जाता है, किसी भी कंडक्टर या रजिस्टर के दोनों एंड पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर से दो वायर निकलेंगे, एक वायर को इस रजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट कर दिया, और जो वोल्ट मीटर का जो दूसरा वायर होगा उसको हमने रजिस्टर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वायर। तो वोल्ट मीटर होता है वो रजिस्टर के हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। याद रखना, वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल का मतलब होता है वोल्ट मीटर के जो दोनों एंड होंगे वो रजिस्टर के दोनों एंड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इस रजिस्टर के दोनों एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कैसे मेजर किया जाए, वो मेजर करता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या होता है, वोल्ट मीटर का फंक्शन होता है कि कोई भी कंडक्टर या रजिस्टर होते हैं उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। हमने पढ़ा था एक एंड पे हाई पोटेंशियल होता है, एक एंड पे लो पोटेंशियल होता है, तभी जाके करंट फ्लो होती है। तो दोनों एंड पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है, वोल्ट मीटर, जो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये कैसे मेजर किया जाए, उसके लिए जो डिवाइस होता है उसको बोला जाता है एमीटर, ठीक है। एमीटर होता है, उसमें मेजर करता है क्या, रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है या वायर में या कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के अमाउंट को मेजर करना है तो हमारे पास क्या है, एमीटर, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस, फिर ये हमारा स्विच हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, पहले हमने क्या किया, एक सेल कनेक्ट किया। तो देखो सर्किट कैसे बना, यहां से जाएगी करंट, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से गई इस रजिस्टर। वोल्ट मीटर में करंट कभी नहीं जाती है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस रजिस्टर में से करंट गई, यहां से गई, इधर गई, यहां से गई, और यहां से करंट वापस इस सेल में आ जाएगी। ये वाले सारे यूज नहीं होंगे। अब क्या किया, इस वायर को हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो करंट यहां से गई, इधर गई, इधर गई, गई गई होते हुए, और फिर इस बार करंट यहां से आएगी। तो कितने सेल कनेक्ट हो गए, दो कनेक्ट हो गए। फिर सिमिलरली यहां से कनेक्ट किया तो कितने सेल हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, फिर चार हो जाएंगे, ऐसा। और नंबर ऑफ सेल अगर हम ऐड करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। कैसे, तुम लोगों ने छोटे छोटे सेल देखे होंगे ना, उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ आता है 1.5 वोल्ट, जो ब्लू कलर का आता है उसके ऊपर 9 वोल्ट लिखा होता है, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो एक सेल से अगर 1.5 वोल्ट है तो बताओ चार सेल से कितना होगा, एक से 1.5, दो जोड़ दो तो 3 हो गया, तीन जोड़ दो 4.5 हो जाएगा, चार जोड़ दो 6 वोल्ट हो जाएगा, पांच जोड़ दो 7.5 वोल्ट हो जाएगा।
यहाँ तक समझ में आ गया। नॉर्मली जो मैथ्स में ऐड होते हैं वैसे ही ऐड होते जाएंगे अगर हम सेल को कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा सर्किट बनाया। इस सर्किट में उन्होंने क्या किया, पहले एक कनेक्ट किया सेल, उससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, उससे करंट मेजर की, फिर 2 सेल कनेक्ट किए, 3 सेल कनेक्ट किए, 4 कनेक्ट किए, ऐसे, ठीक है। और ऐसे करके उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू मेजर की, ठीक है। अब उस वैल्यूज को उन्होंने स्टेबल की फॉर्म में लिखा कि वोल्ट मीटर ने कितनी वैल्यू दी, 2 वोल्ट दी, ठीक है। एमीटर ने उस समय करंट की वैल्यू कितनी दी, 0.5 दी। फिर हमने एक ही जगह कितने कनेक्ट कर दिए, 2 कनेक्ट कर दिए। तो वोल्ट मीटर ने कितनी वैल्यू दी, 4। फिर करंट कितनी आई, 1। इसी तरह से हम नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड करते गए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए, है ना। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा, 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 8 रखा, फिर 10 रखा, फिर 12 रखा। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते गए और उसकी वैल्यू हमने किससे मेजर की, वोल्ट मीटर की हेल्प से। और उसकी वजह से कितनी करंट फ्लो हो रही है, हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में, क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से करंट में कितना चेंज आया वो हमने मेजर कर दिया विद द हेल्प ऑफ एमीटर। यहां तक हमें क्लियर आ गया था। ये जो वैल्यूज ली है मैंने, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑलमोस्ट नियर वैल्यूज आती है। अब इन वैल्यूज को उन्होंने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि उन्होंने ये जो y एक्सिस है यहां पर उन्होंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, y पे क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो x एक्सिस था यहां पर उन्होंने वैल्यू ली किसकी, करंट की। किसकी वैल्यू ली, करंट की। और फिर उसको उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। पहले वैल्यू 0.5 और 2 है, तो 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, तो 0.5 यहां पे और ये रहा 2, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। सिमिलरली क्या था, 4 पे 1 है, तो 4 कहां है और 1 कहां है, तो देखो v की वैल्यू 4 है और i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ऐसे करके उन्होंने सारे पॉइंट्स थे वो प्लॉट कर दिए ग्राफ पे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं वो ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। और फिर सारे पॉइंट्स को जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्हें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। सारे पॉइंट्स को जैसे ही उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया, तो ये देखो हमारा यहां पे V है, ये हमारा I है। सारे पॉइंट्स को जब उन्होंने ज्वाइन किया तो एक लाइन मिली जो कि ओरिजिन से जा रही थी। एक स्ट्रेट लाइन मिली जो कि कहां से पास हो रही थी, ओरिजिन से। एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रही थी ओरिजिन से। ये उन्हें ऑब्जर्व हुआ इस एक्सपेरिमेंट को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से। और मैथमेटिकली जब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, जब भी हमें क्या मिले, एक स्ट्रेट लाइन मिले जो कि कहां से पास हो रही हो, ओरिजिन से, तो ये जो दोनों क्वांटिटी होती है यानी क्वांटिटीज होगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। एक दूसरे के क्या होने वाली है, प्रोपोर्शनल होने वाली। V और I है वो एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। ये मैथमेटिकली होता है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन आए, ग्राफ बने जो कि ओरिजिन से पास हो, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है जिसके बीच में आपने ग्राफ बनाया, वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चली किसको, ओम को, ठीक है। जो कि क्या थे, एक फिजिसिस्ट भी थे और साथ साथ में बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, है ना। आगे अब उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट उन्हें मिला उसको उन्होंने लॉ की फॉर्म में दिया, जिसको बोला जाता है ओम्स लॉ। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टेट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है या रजिस्टर मान लो ऐसा, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कौन सी फिजिकल कंडीशन, जैसे उस कंडक्टर का टेम्परेचर, आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया, उसकी लेंथ हो गई, उसमें हमें कोई चेंज नहीं लाना है। तो क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। उन्हें कैसे पता चला कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, तो उन्हें पता चला कैसे,
इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके, जो कि एक स्ट्रेट लाइन थी, जो कि कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, तब जाके उन्होंने बताया कि I और V एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि V प्रोपोर्शनल टू I, दोनों सेम ही बात है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम करो तो करंट भी कम होगी। ये तुमने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं वोल्टेज। तो तुमने देखा होगा जब लो वोल्टेज होता है तो तुमने देखो लाइट, पंखे वगैरह सब धीरे हो जाते हैं, लाइट डिम हो जाती है, फैन स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल वोल्टेज कम हुआ है तो करंट भी कम होगी, तो हमारे सारे डिवाइसेस होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते। याद है ना, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ने से वोल्टेज कम होने से करंट भी कम होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम इक्वल में बदल दें तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोला जाता है आर। एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोला जाएगा, आर, और आई एजिट का एजिट हो जाए। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, जिसको वीर बोलते हैं। V इक्वल्स टू आई आर। यहां पे जो आर है हमारा, ये जो आर है, इस आर को बोला गया रेजिस्टेंस। इस आर को क्या बोला गया, रेजिस्टेंस बोला गया। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और रजिस्टर। क्लियर है ऐसा? आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको क्या नाम दे दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया था। तो अगर तुम्हें पूछा जाए स्टेट ओम्स लॉ, तब तो ये लिख के आना है। पूछा जाए राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो क्या लिख के आओगे, I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलना, R आ जाएगा, थोड़ा अरेंज कर देना। R को क्या बोल देना, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, जहां पे हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया, V इक्वल्स टू IR। VI ग्राफ है ना। ऐसा मानो कि इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है, ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। कभी एमसीक्यू के फॉर्म में, कभी केस स्टडी की फॉर्म में, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते है ना। अब VI ग्राफ क्या है, समझो इसको। अगर y एक्सिस पे V है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, करंट की, तो जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे VI ग्राफ। यहां तक क्लियर है? अब जो VI ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसा यहां तक क्लियर है? ऐसा अब अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ VI ग्राफ, तो आंसर लिख के आओगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज द नेचर ऑफ VI ग्राफ हो गया। यहां तक क्लियर है? अब इस VI ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब V और I एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये हमने लॉ में भी पढ़ा था। अब इस VI ग्राफ का स्लोप, VI ग्राफ का क्या स्लोप बात कर रहे हैं हम, VI ग्राफ के स्लोप की बात कर रहे हैं। अब स्लोप का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये इस x एक्सिस से कितना एंगल बनाई है, इस x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो क्या कहलाता है, इसका स्लोप कहलाता है। और ये जो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये हमें वैल्यू देता है रेजिस्टेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल समझा रहा हूं, टॉपिक समझा रहा हूं। क्या कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय स्लोप ऑफ VI ग्राफ, तो क्या लिख के आओगे, रेजिस्टेंस लिख के आओगे। ठीक है, जितना ज्यादा ये एंगल होगा, जितना ज्यादा ये क्या होगा, एंगल होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, देखो बता रहा हूं कैसा, ये सब हटा देते हैं। मान लो कि हमें VI ग्राफ दे रखा और ऐसे 3 लाइनें बना रखी है, ऐसी, और एक लाइन बना रखी है ऐसी, और बोला गया है कि तीनों का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। सही है? अब इन रेजिस्टेंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो।
तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब तुम यहां पे देखो, थोड़ा सा नोटिस करो, यहां पे एंगल छोटा है तो ये स्लोप कम हो गया, यहां पे एंगल देखो बड़ा है तो स्लोप ज्यादा हो गया, यहां पे एंगल सबसे बड़ा है, दिख रहा है ना, एंगल सबसे बड़ा, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा हो गया। तो सबसे कम स्लोप किसका है? R1 का, यानी ये रेजिस्टेंस सबसे कम होगा और ये सबसे ज्यादा। तो देखो ऐसा लिखेंगे, R1 या फिर R3 का सबसे ज्यादा है रेजिस्टेंस, फिर R2 का सबसे ज्यादा है और फिर किसका है? R1 का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां तक क्लियर है? अब मान लो कि थोड़ा उल्टा कर दे, है ना, बहुत कंफ्यूजिंग कर दे ना, बोर्ड में जनरली ऐसा होता है, तुम्हें सवाल सिंपल पूछते हैं बट तुम्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है। यहां पे क्या लिख देंगे? I लिख देंगे, और यहां पे क्या लिख देंगे? V लिख देंगे, कुछ नहीं किया, I और V को रिप्लेस। अब ऐसा करते ही सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। अगर तुम्हें IV ग्राफ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? IV ग्राफ, तो IV ग्राफ का जो स्लोप होगा तुम्हें 1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हें मिलेगा। यानी अगर स्लोप कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा, उल्टा। इसमें क्या था? स्लोप कम रेजिस्टेंस कम, इसमें इसका उल्टा, स्लोप कम रेजिस्टेंस ज्यादा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो अगर मान लो यहां पे तुम्हें 3 अगर ग्राफ दे दिया जाए ऐसा और कुछ इस तरह से, ये 3 ग्राफ दिए, अब तुम्हें पूछा जाए कि R1, R2 और ये R3 है, ठीक है, इनको अरेंज करो ऐसा। तो यहां पे स्लोप कम है, छोटा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसमें स्लोप बड़ा है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और यहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एग्जाम में ध्यान रखो कि VI लिखा है या IV लिखा है, और IV ग्राफ का या VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस। क्लियर है? इतना याद रहेगा ऐसा। अब तुम्हारे सवाल में आता होगा कि सर ये स्लोप निकाले कैसे, वैल्यू कैसे निकाले? डोंट वरी, वो भी सिखा लेता हूं। मान लो तुम्हें ग्राफ दे रखा होगा, यहां पे V मान लेते हैं, यहां पे I मान लेते हैं, और वैल्यूज दे रखी होगी। अच्छा इधर करते हैं, यहां V मान लेते हैं, यहां पे I मान लेते हैं, वैल्यूज दे रखी होगी, 0 होगा। मान लो कि यहां पे कितना है? 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। सिमिलरली यहां पे 5 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी, डोंट वरी, एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो ये वैल्यूज दे रखी आती है, और एक ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है। और पूछा गया है कि एक वायर है, उसका ये VI ग्राफ है, उस वायर का रेजिस्टेंस निकालो। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, यहां पर तुम्हें बस 2 वैल्यूज ले लो। जैसे मैंने यहां पे ये वैल्यूज ली 2 से वैसे डॉट 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 करके ऊपर गया, फिर यहां पे गया, 2 वैल्यूज देखी। तो देखो I की वैल्यू कितनी आई? 2, और यहां पे कितनी वैल्यू आई? 10। अब देखो रेजिस्टेंस को कैसे निकालना है, 2 वैल्यू लेनी, ये तो 1 हो गए, ये 1 पॉइंट हो गया। एक मैंने क्या किया, यहां से गया और इसको यहां पे से मैच कर दिया था, यहां पे आ गया, ये 2 वैल्यू, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, स्लोप होता है ना, स्लोप का फॉर्मूला होता है, ऊपर y का डिफरेंस लिखो, नीचे x का लिखो। यहां ट्राइंगल का मतलब डेल्टा होता है, ट्राइंगल मतलब डेल्टा, ऊपर y का डिफरेंस, नीचे x का डिफरेंस, ठीक है। अब हमारा स्लोप क्या है? रेजिस्टेंस है। हमारे केस में जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू दे रहा है? रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है ऐसा। तो ऊपर y का डिफरेंस, तो देखो ये रहा पॉइंट 1, इस पे y की वैल्यू कितनी है? 10, और ये रहा पॉइंट B, इस पे y की वैल्यू कितनी है? 20। डिफरेंस बताओ कितना हो गया? 10 का, सही है। नीचे x का डिफरेंस, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट A पे x की वैल्यू कितनी है? 2 है, x समझ, x एक्सिस यानी I की वैल्यू, और पॉइंट B पे x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है? 4 है। डिफरेंस कर दो कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा है, डिवाइड कर दो कितना आ गया? 5 ओम। ऊपर y की वैल्यूज का डिफरेंस लिखो, यानी y एक्सिस पे जो वैल्यूज है, ये a है, a के ऊपर y की वैल्यू 10 है, b के ऊपर y की वैल्यू 20 है, 10 और 20 में डिफरेंस कितना हो गया? 10 का। नीचे x की वैल्यूज का डिफरेंस लिखो, a पॉइंट पे x कितना है? 2, b पॉइंट पे x कितना है? 4, डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5, है ना। अब ये जो 5 है ये पीछे लगाया है, इसको बोला जाता है ओमेगा। क्या बोला जाता है? ओमेगा। और ये रेजिस्टेंस की यूनिट है ओमेगा। अरे क्या लिख दिया? ओमेगा, ठीक है। सिंबल को बोला जाता है ओमेगा, जो कि रेजिस्टेंस की यूनिट है, इसको ओम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। आगे बढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो तो हमें पता चल गया कि हाँ रेजिस्टेंस का सिंबल तो आर होता है, हमने अभी पढ़ा था ऐसा। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना, रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। क्या रोकना, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, वो उसके अंदर फ्लो होने वाले चार्ज के फ्लो को रोकता है, चार्ज को आसानी से फ्लो होने नहीं देता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। जैसे ये वायर है, इस वायर में करंट किस वजह से फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, रोकता है। यानी अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगी। क्या बोला, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम होगी। और अगर करंट को ज्यादा फ्लो कराना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा समझते हैं कि ये होता कैसे। ये सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस वायर में बहुत इजीली क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से, अरे कहां चला गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से, एटम से निकल कर आए। तो इस वायर में एटम भी तो होंगे कि नहीं होंगे, इस वायर में एटम्स भी तो होंगे, यानी इन इलेक्ट्रॉन के लिए रास्ता खाली नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकराएंगे, और अगर ये एटम से टकराएंगे तो इनका फ्लो होता है वो रुक जाएगा, और इसी रुकावट को तो क्या बोला गया, रेजिस्टेंस बोला गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इन जो फ्री इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज होते हैं उसके फ्लो को अपोज करता है, उसको बोला गया रेजिस्टेंस। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जिसको ओमेगा बोला जाता है। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस है। तो देखो ओम्स लॉ में क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो आर का फॉर्मूला आता है क्या, V अपॉन आई। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, सही है, डन। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी होती है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस कंडक्टर में करंट का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो करवानी है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। एक एग्जांपल दो, हमारे पास कॉपर है और हमारे पास आयरन है। वायर सारे कॉपर के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें करंट इजीली फ्लो हो रही है। इसका मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा। आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। 3 मार्क्स में यह क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत बार पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्या है कि हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज करें। मुझे किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाना या कम करना है तो मेरे पास क्या तरीके हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो हमें पढ़ना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। पहला फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है कंडक्टर की लेंथ क्या है, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एल यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर मान लो मैंने लेंथ को डबल कर दिया, किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर मान लो मैंने किसी वायर की लेंथ को आधा कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब मुझे तुम समझा सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा। देखो यहां पे वायर है, ये वायर, 2 वायर ले लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेंथ बड़ी है इसकी, सही है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब खाली फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, बीच में क्या होंगे, एटम्स भी होंगे, बीच में एटम्स भी होंगे, सही है सर। तो बताओ अगर लेंथ कम है, लेंथ अगर हमारी क्या है, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एटम्स आएंगे वो कम आएंगे, और लेंथ ज्यादा हो गई तो नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ जाएंगे।
तो एटम्स इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ज्यादा आएंगे, तो टकराने के चांसेस इसमें ज्यादा है, यानी यहां पर टकराने के चांसेस ज्यादा, तो यहां पे फ्लो ज्यादा रुकेगा, इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है फैक्टर जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसका ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये लेक्चर 1 में भी मैंने समझाया था। ये अगर मान लो ये वायर है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रही है, तो वायर का ये वाला हिस्सा, ये क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। वायर हमेशा सिलिंड्रिकल होता है। वायर का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। और सिलिंड्रिकल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा सर्कुलर होगा, ये याद रखना है। सिलिंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कुलर होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह हुआ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। यानी अगर मान लो हमारे पास एक थिन वायर है, क्या है? थिन वायर, और एक हमारे पास थिक वायर है। थिन वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम होगा। थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये वायर है, उसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? ज्यादा होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा। तो थिन वायर का एरिया कम तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और थिक वायर का एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उल्टा, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा। तो तुमने देखा होगा वायर तो बहुत पतले पतले होते हैं, मोटे क्यों नहीं होते? है ना, मोटे वायर होंगे तो रेजिस्टेंस कम, करंट बहुत इजीली फ्लो होगा, बिजली का बिल भी कम आएगा। बट ऐसा नहीं होता। थिक वायर बनाने से मटेरियल ज्यादा यूज होगा तो वायर महंगा हो जाएगा, मोटा बनाने से वो हैवी भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा बीच वाला हिस्सा लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली मतलब कैलकुलेशन के साथ निकाला जाता है। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, अगर वायर थिक है तो जो एटम्स होते हैं इनके बीच में गैप ज्यादा होगा, और वायर थिन है तो एटम्स के बीच में कम गैप होगा, और एटम्स के बीच में कम गैप है तो इलेक्ट्रॉन के टकराने के चांसेस ज्यादा, तो फ्लो ज्यादा रुकेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। याद रहेगा ऐसा? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखो, मटेरियल मतलब जैसे हमारे पास कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। सिल्वर का रेजिस्टेंस कम, आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया था। डन। इसी तरह से टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, प्योर मेटल, क्या बात कर रहे हैं हम? किसकी? प्योर मेटल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा है तो उन मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? 4 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पर हमने बताया ऐसा, लेंथ पे, एरिया पे, और क्रॉस सेक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं, मटेरियल पे। लास्ट वाला हमारा क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया। अच्छा, एरिया पे बहुत अच्छा सवाल आता है, वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। क्रॉस सेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब यह हुआ, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा, है ना, जस्ट इनवर्स करना है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रिपल हो गया तो रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा हो गया तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। यहां तक सही है? ये बहुत सिंपल है। फंसते तो तुम डायामीटर वाले में हो। तुम्हें पूछा जाएगा कि डायामीटर की फॉर्म में, तो अगर सिलिंड्रिकल वायर है तो उसका डायामीटर, सॉरी सिलिंड्रिकल वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, है ना। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर होता है वो किसके बराबर होता है? डायामीटर का हाफ होता है। तो पाई एज इट रहने दो,
आर की जगह क्या लिखो, d/2, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। पाई लिख दो, d का स्क्वायर करेंगे d² और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया π/4 d²। एरिया क्या आ गया, π/4 d²। समझ में आया कैसे आया? ठीक है। अब देखो, अगर एरिया के फॉर्म में दे रखा हो तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, इन्वर्स कर लो। पर डायामीटर में तुम देखोगे कि यहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। तो तुम्हें जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर करना है। कैसे? डायामीटर अगर डबल हो गया, डायामीटर क्या हो गया, डबल। जैसे यहां पे एरिया डबल हुआ था, इस बार एरिया डबल नहीं किया, डायामीटर डबल किया, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो डबल करते थे तो ये जस्ट वैल्यू इनवर्स में चली जाती थी। अभी भी तुम्हें इनवर्स में ही डालनी है, बट क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। सेम यहां पे 2 नीचे गया था, इसमें भी नीचे ही जाएगा, बट स्क्वायर होके जाएगा, क्योंकि यहां पे एरिया के फॉर्मूले में डायामीटर का क्या आता है, स्क्वायर होता है। अगर तुम्हें पूछे कि डायामीटर होता है वो 1/3 हो गया, जैसे देखो यहां पे हुआ था एरिया 1/3 हुआ था, इस बार डायामीटर हुआ है, तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा। जैसे देखो इसमें 3 नीचे था तो रेजिस्टेंस के केस में ऊपर आ गया था, बट स्क्वायर होके जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां पर बच्चे गलती करते हैं और सवाल पूछा भी जाता है। क्लियर है? आई होप ये क्लियर दिया होगा। डायमीटर के केस में स्क्वायर करना है। ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी। अब क्या लिखा हुआ उसके ऊपर पहले फोकस नहीं करेंगे, पहले देखो रजिस्टिविटी क्या है। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दोनों को कंबाइन लिखो, तो कंबाइन में लिखो तो ऊपर तो है, सॉरी यहां पे मैं कैपिटल एल लिखा था, ऊपर तो आ गया एल और नीचे क्या आ गया, ए। इस प्रोपोर्शनल के साइन को बदलना है इक्वल में, और जैसे ही हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में बदलेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट ये रो हो गया। ठीक है। और बाकी सारा सब कुछ सेम आएगा, एल एज इट इज आएगा और ए एज इट इज आएगा। ये जो हमारा कांस्टेंट आया है, ये जो हमारा कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का नाम क्या है, रो, RHO। रोने वाला रो नहीं, रो है ये, है ना। तो यहां पे हमारे पास रो का फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो, ये ए ऊपर चला जाएगा, एल है वो नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो RA/L हो गया। ये है रेजिस्टिविटी, है ना। रो यानी क्या है, हमारी रेजिस्टिविटी। अब देखो, अगर मैं ये करूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर, मान लो एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, तो रो देखो क्या हो जाएगा, R, क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 1, लेंथ भी कितना हो गया 1, 1/1 1 ही हो गया, तो रो किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। तो देखो रो की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is equal to resistance, is equals to resistance जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर है, उस रेजिस्टेंस को क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी। इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर है। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है, ये भी कंडक्टर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, मैं यहां लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा था, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, मटेरियल और टेम्परेचर, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर मैं बोलूं एक वायर है, इसकी लेंथ को डबल करो तो रेजिस्टेंस कितना होगा, डबल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करती है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे बुक में एक टेबल दे रखी है, ये टेबल अलग अलग सब्सटेंसेस की क्या दे रखी है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे रखी है। ऐसा जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी ये है,
1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर, बहुत कम। इस तरह से कुछ अलॉय है, जैसे कि हमारे पास नाइक्रोम है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी 10⁻⁻6 में, सही है ऐसा। और इसके अलावा कुछ हमारे इंसुलेटर है। इंसुलेटर समझ आ गया, इंसुलेटर क्या होता है? जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होती है, जिनमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं होते, उनको बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इनकी रेजिस्टिविटी देखो पॉजिटिव में आ रही है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में आ गए तो वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत -6 के आसपास आ रही है तो वो सारे क्या होते हैं? अलॉय होते हैं। और पॉजिटिव में आ रही है तो वो क्या होते हैं? इंसुलेटर। ये सारी वैल्यूज दे रखी है, वो रेजिस्टिविटी की दे रखी है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है और ये अलग अलग टेम्परेचर पे दे रही है। मतलब ये जो वैल्यूज होती हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, और टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इन वैल्यू में भी चेंज आएगा। यहां तक क्लियर है? इस चैप्टर में हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने क्या कर दिए हैं? कवर कर दिए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पावर और जूल्स लॉ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी हम पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ।